Everyone, today we are going to start function from class 11th, and today we also discuss the solution of exercise 2.3. तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम इससे पहले दो वीडियो पार्टीशन प्रोडक्ट और रिलेशन पर बना चुके हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले आप उन दो वीडियो को जरूर देख लें। ओके, तो फंक्शन फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन एक रिलेशन का ही टाइप है। इसके ऊपर क्या किया गया है कि कुछ कंडीशंस इंपोज कर दी गई हैं। वो कंडीशंस क्या है? अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी is said to be a function if every element of A has unique image in B। ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशंस लगाई गई हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट है एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज, और कंडीशन नंबर टू है द इमेज इज यूनिक। ओके, तो एवरी एलिमेंट हैज इमेज एंड एलिमेंट मस्ट हैव यूनिक इमेज। दो कंडीशंस अगर लग जाती हैं तो जो रिलेशन है वो फंक्शन बन जाता है। और हम सेम रिलेशन की तरह इसको डिनोट करते हैं एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यानी जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता था उसमें फर्स्ट एलिमेंट हम ए से लेंगे और सेकंड एलिमेंट हम बी से लेंगे। ओके, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, देन same as the relation, this y is known as the image of x। कोई अगर हमसे पूछता है x की इमेज क्या है तो वो है y, और y की प्री इमेज क्या है तो वो है x, है ना। दिस इज सेम एज द रिलेशन। अब आपने देखा यहां पर, तो हम और इसकी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज इफ f फ्रॉम a टू b इज अ फंक्शन सच दैट y इज इक्वल टू fx, तो हम बात करते हैं इसके डोमेन और कोडोमेन। और जैसे मैंने आपको अभी बताया था एवरी एलिमेंट हैज इमेज, तो जो डोमेन है यहाँ पर वो डोमेन क्या होगा? वो फर्स्ट सेट ही हो जाएगा। ओके, और जो सेकंड सेट है वो तो रिलेशन में भी कोडोमेन होता था, तो यहाँ पर भी वो क्या होगा? कोडोमेन ही होगा। यहाँ भी वो कोडोमेन ही होगा। डिफरेंस किस में आएगा? डिफरेंस आएगा रेंज में। रेंज क्या होगी? The set of all values of fx taken together is called the range of function। जो fx की पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, यानी जो इमेज हैं ए के किसी भी एलिमेंट की जो इमेज हैं, अगर हम उनका कलेक्शन सेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? रेंज मिल जाएगी। तो रेंज क्या है? y belongs to y such that y is equal fx for some x belongs to x। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि फंक्शन में और रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कि ये रिलेशन जो दिया गया है ये फंक्शन है या नहीं है। तो चेक करिए यहां पर, क्या ये फंक्शन है? 1 की इमेज z है, 3 की इमेज x है, लेकिन यहाँ पर 2 की कोई भी इमेज नहीं है। और डेफिनेशन क्या कहती है हमारी? डेफिनेशन कहती थी कि एवरी एलिमेंट मस्ट हैव इमेज। तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 की कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। चेक इन दिस, इमेज ऑफ 1 इज z, इमेज ऑफ 2 इज y, इमेज ऑफ 3 इज x। यहां आप देख रहे हैं फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट कर रही है और साथ साथ वो सभी इमेजेस यूनिक भी हैं। तो ये एक फंक्शन का टाइप है। दिस इज अ फंक्शन। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। स्टेट वेदर फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट अ फंक्शन और नॉट। क्या ये जो रिलेशन है ये भी फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहां आप ध्यान से देखिए इसको। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहां देखेंगे कि इस एलिमेंट की दो इमेज हैं और ये फंक्शन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्योंकि फंक्शन का क्राइटेरिया क्या है? फंक्शन का क्राइटेरिया है कि सभी एलिमेंट की इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। जबकि यहाँ सी की दो इमेज है। सी की इमेज है, फर्स्ट इमेज इज एक्स एंड द सेकंड इमेज ऑफ सी इज जेड। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है।
तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन में और रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां आप ध्यान से देखिए, ए की इमेज जेड है, बी की इमेज भी जेड है, सी की इमेज यू है। अब आप यहां देखें तो दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है, पर इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एलिमेंट्स की इमेज तो यूनिक है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है कि सभी की इमेजेस हैं यहाँ पर, और आप दूसरी बात भी देख रहे हैं कि सभी एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं वो कैसी हैं, वो यूनिक इमेज है। ओके, जबकि यहाँ पर आप ध्यान दें तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं सेकंड सेट में जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में फर्स्ट सेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए और वो इमेज यूनिक होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज अ फंक्शन। ओके, तो ये तो हो गया फंक्शन के बारे में डिफरेंस। अब हम डिस्कस करते हैं सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस जिनकी हमको क्लास 11th और 12th में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो उसमें पहला फंक्शन है हमारे सामने आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल एक्स। यानी आप जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगा। आप 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, आप 4 पुट करेंगे आंसर 4 आएगा, आप -5 पुट करेंगे आंसर -5 आएगा। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। अब बात आती है कि आइडेंटिटी फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो किस तरीके का आएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि जब मैं 0 पुट करूंगा 0 आएगा, 2 पुट करूंगा 2 आएगा, 4 पुट करूंगा 4 आएगा, -2 पुट करूंगा -2 आएगा। तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा इसका तो मुझको क्या मिलेगा, मुझको एक लाइन मिलेगी दैट मेक्स एंगल ऑफ π/4 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये इसका ग्राफ हो जाएगा। अब बात आती है इसके डोमेन और रेंज की। ओके, तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन मीन्स हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं वो डोमेन है, और क्या आंसर्स निकल कर आएंगे उन एलिमेंट्स का कलेक्शन यहाँ पर रेंज होगा। तो आप ध्यान से देखें तो मैं इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यहाँ कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है। तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा सेट ऑफ रियल नंबर, एंड एट द सेम टाइम जो इसकी इमेज होगी, इमेज वो भी क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर। इसका डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होगा और इसकी इमेज भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी। अब दूसरा टाइप जो आता है हमारा फंक्शन का वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के नाम से पता लग रहा है कि इसके ऊपर x का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये कांस्टेंट वैल्यू ही रखेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, द फंक्शन f फ्रॉम r टू r मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई y इज इक्वल एफ एक्स इज इक्वल c। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एफ एक्स की वैल्यू c है, यानी आप 1 पुट करेंगे तब भी आंसर सी आएगा, आप 2 पुट करेंगे तब भी आंसर सी आएगा। ये जो सी है ये कोई रियल नंबर है, ये 2 भी हो सकता है, ये -2 भी हो सकता है, ये √2 भी हो सकता है। तो ये कोई भी एक रियल नंबर है, लेकिन इतना जरूर है यहाँ पर ये क्लियर कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स पर डिपेंड नहीं करती है इस तरह के फंक्शंस में। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ हमें किस तरह का मिलेगा, आप देखिए। सपोज मैंने इस वाले एग्जांपल में जो एफ एक्स की वैल्यू है वो हमने कितनी ले ली, सपोज हमने एफ एक्स की वैल्यू ले ली 3। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जब मैं 0 पुट करूंगा तब भी 3 आएगा, 2 पर भी 3 आएगा, 4 पर भी 3 आएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि इसका ग्राफ होगा। ओके, तो इस तरह से हमने दो फंक्शन देखे, आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। इसके अब हम बात करते हैं इस कांस्टेंट फंक्शन के डोमेन और रेंज की। तो इसका डोमेन क्या होगा, आप ध्यान से देखिए फिर से, यू आर फ्री टू पुट एनी रियल नंबर। तो डोमेन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डोमेन तो क्या होगा, रियल नंबर होगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा इसकी रेंज की, तो रेंज में हमें एक ही आंसर मिल रहा है। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमेशा सी आ रहा है हमारे पास आंसर।
वो जो कांस्टेंट है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, वही हमारे पास आंसर में आ रहा है। तो यहाँ पे जो रेंज होगा इसका वो क्या होगा, एक सेट में हमारे पास एक सिंगलटन सेट बन जाएगा जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट कौन सा है, जो कि है कांस्टेंट एलिमेंट। ओके, तो इसके बाद अगला फंक्शन हम देखते हैं। अगला फंक्शन हमारे पास आता है बहुत ही फेमस फंक्शन, द मॉड्यूलस फंक्शन। और इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया आप क्लास 7th में पढ़ चुके हो। क्लास 7th में अगर आप याद करें तो वहां पर आपने डिस्कस किया था कि मॉड फंक्शन में एक ऐसा फंक्शन होता था जहां पर +5 की वैल्यू भी +5 आती थी और -5 की वैल्यू भी -+5 आती थी। ओके, पर ऐसा होता क्यों था, आज हम ये डिस्कस करेंगे। मॉड फंक्शन में +5 की वैल्यू भी +5 आती थी और -5 की वैल्यू भी +5 आती थी। ऐसा क्यों होता था? तो मॉड फंक्शन जो होता है ये एक रियल फंक्शन होता है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। और ये डिफाइन कैसे किया गया है? ये डिफाइन किया गया है, इसकी वैल्यू x होती है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना, अगर पॉजिटिव है x की वैल्यू तो इसका आंसर x ही आता है। लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, इफ x इज लेस देन 0, तो हम क्या करते हैं, हम x से पहले एक माइनस और लगा देते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप नेगेटिव नंबर से पहले एक माइनस और लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पॉजिटिव। अब आप समझिए उस पुरानी वाली बात को, जैसे मुझे 5 की वैल्यू निकालनी है तो अंदर इस बार x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5। और 5 कैसा नंबर है, 5 एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव में क्या होता है, आंसर एज इट इज आ जाता है। तो यहाँ पर आंसर एज इट इज क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ -5 लूंगा तो इस बार x की वैल्यू है -5, जो कि है नेगेटिव। और जब भी नेगेटिव वैल्यू होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें x से पहले एक माइनस और लगाना होता है। तो हम इस x से पहले एक माइनस और लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास वैल्यू अल्टीमेटली कैसी आ जाती है, पॉजिटिव भी आ जाती है। तो हमने देखा कि मॉडुलस फंक्शन में जो हमारा आंसर होगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो आगे बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ओके, तो इसके ग्राफ की बात करते हैं पहले, मॉडुलस फंक्शन की। तो अगर आप 0 पुट करेंगे 0 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 आएगा, +2 की वैल्यू पे +2 आएगा, +4 पर +4 आएगा, +6 पर +6 आएगा। लेकिन अगर आप -2 पुट करेंगे तो 2 आएगा, -4 पर 4 आएगा, -6 पर 6 आएगा। तो आपको इस तरह की एक वी शेप मिलेगी। इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है क्लास 11th और 12th में इस ग्राफ की। अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। तो मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होगा, अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, हम क्या क्या वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो अगेन अगर हम मॉड निकाल रहे हैं तो हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ भी जो डोमेन है वो क्या आ रहा है, डोमेन जो है वो रियल नंबर ही आ रहा है। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो मॉडुलस के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर आंसर में नहीं आ सकता है। 0 तो आ सकता है लेकिन नेगेटिव नंबर आंसर में नहीं आ सकता है। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, वो होगी 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ तो ये ओपन होगा लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्लोज इंटरवल, यानी ये इसकी रेंज हो जाएगी क्लोज्ड 0 टू ओपन इन्फिनिटी। ये है मॉडुलस फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के लिए। इसके बाद अगला आता है हमारे पास सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है, अ रियल फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई fx इज इक्वल। अब आपको यहाँ देखिए कोई भी रियल नंबर है तो वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा। उन तीनों कंडीशंस पे इस पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को असाइन कर दिया गया है। इफ x is positive, its value is +1. If x is 0, its value is 0. If x is negative, its value is -1. तो तीनों तरह के रियल नंबर्स के लिए इसको एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू से असाइन, एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी गई है। तो अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो वो किस तरह का आएगा, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए अब ग्राफ में क्या हो रहा है,
जीरो पर जीरो आएगा और जीरो से मैं थोड़ा सा भी ज्यादा लेता हूं, अगर मैं 0.1 भी लेता हूं तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव होते ही ये कहाँ चला जाएगा, वन पर चला जाएगा। वन लूंगा तब भी बनाएगा, टू लूंगा तब भी बनाएगा, थ्री लूंगा तब भी बनाएगा, तो मुझे यहाँ एक पैरेलल लाइन मिल जाएगी कांस्टेंट फंक्शन की तरह। ऐसे ही जब मैं जीरो से थोड़ा सा भी कम करता हूँ तो मुझे -1 आंसर मिलेगा, क्योंकि हर नेगेटिव वैल्यूज के लिए जो आंसर है इसके वो क्या है, वो आंसर है इसका -1। तो वहां पे मुझे सारे आंसर कैसे मिलते रहेंगे, माइनस में ही मिलते रहेंगे। ओके, तो इसका इस तरह का एक ग्राफ आएगा। अब आप इस ग्राफ में बहुत ध्यान से देख रहे हो, तो एक हमने डार्क पॉइंट मार्क किया है और एक हमने एम्प्टी पॉइंट मार्क किया है। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जब भी आप ग्राफ बनाएंगे फंक्शंस के तो वहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जब भी हम दो तरह के पॉइंट बना रहे हैं, एक हम बना रहे हैं डार्क पॉइंट और एक हम बना रहे हैं एम्प्टी पॉइंट। तो जब भी हम एम्प्टी पॉइंट बनाते हैं इट मींस पॉइंट इज एक्सक्लूड, यहाँ पर जो पॉइंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। और डार्क में क्या होता है, पॉइंट भी उस ग्राफ में इंक्लूड इंक्लूड होता है, इसमें पॉइंट भी उस ग्राफ में क्या होता है, इंक्लूड होता है, जबकि इसका मतलब है कि वो पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो वन इधर है, इधर नहीं। जीरो पर जो वैल्यू है वो जीरो है, इसलिए जीरो पर डार्क बनाया है और हमने यहाँ पर इसको जो है वो एम्प्टी बनाया हुआ है। ओके, तो अब इसके बाद अगला फंक्शन आता है द फेमस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको भी बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, द रियल फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है और इसकी वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब ध्यान से समझिएगा, x के इक्वल या उससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर आपको लेना है। ओके, या तो इक्वल होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इक्वल में इंटीजर नहीं आ रहा है तो उससे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी इंटीजर्स को, उन सभी इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, वो इसकी वैल्यू होगी। अब हम इसको निकालते कैसे हैं ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालनी है, आप सबसे पहले एक रियल नंबर लाइन बना लें, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, और रियल नंबर लाइन में हम बहुत छोटी क्लास से जानते हैं कि जो लार्जर वैल्यू होती है वो राइट साइड में होती है और स्मॉलर वैल्यू जो होती है वो लेफ्ट साइड में होती है। अब सपोज करिए मुझे कुछ वैल्यूज निकालनी है, यहाँ पर जैसे ये सारी वैल्यूज मुझको फाइंड आउट करनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, -2.9, -3.5। अब यहां देखते हैं हम 2.1, 2.1 कहाँ होगा, आप ध्यान से देखिए 2.1 होगा यहाँ पे। तो अब 2.1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं, 2.1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं इंटीजर की, आप देखें तो कौन कौन सी वैल्यू है जो इसके लेफ्ट में है। इसके लेफ्ट में है 2, 1, 0, -2। उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, वो सबसे बड़ी वैल्यू है इंटीजर्स की, वो है 2। इंटीजर वैल्यू लेनी है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर हम 2.9 लेते हैं तो क्या होगा, देखिए 2.9 कहाँ होगा, 2.9 यहाँ कहीं होगा। अभी भी अगर मैं देखूं तो जो इंटीग्रल वैल्यू है इससे छोटी, उनमें सबसे बड़ी वैल्यू अभी भी क्या है, अभी भी वो वैल्यू सबसे बड़ी 2 ही है। तो अभी भी 2.9 की वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। ओके, अब बात करते हैं 4 की। तो 4 में क्या होगा, जैसे मैं 4 लूंगा तो डेफिनेशन क्या थी, द वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज इक्वल और लेस देन एक्स। तो क्योंकि यहाँ तो इक्वल ही हो गया, इंटीग्रल वैल्यू आ गई आपके पास, तो यहाँ आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है और जो 4 है उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 4 हो जाएगी। तो जब भी कोई इंटीजर आएगा तो उसकी वैल्यू सीधे सीधे हम वही आंसर दे देंगे। कोई हमसे पूछता है कि 0 की क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, 0 होगी। -1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, तो -1 ही होगी। ओके, अब बात करते हैं माइनस के 2.9 की। यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा, तो सोचिए इसकी वैल्यू क्या होगी आप, -2.9। ये बहुत स्टूडेंट गलत कर देते हैं, वो इसको लिख देते हैं -2, लेकिन आप ध्यान से देखें तो -2.9 यहाँ कहीं होगा और इससे जो छोटी वैल्यूज हैं वो इस तरफ है, लेफ्ट में, वो है -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है,
वो है -3, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -3। एंड सिमिलर इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट -3.5, तो -3.5 यहाँ होगा, और उससे छोटी जो वैल्यूज हैं वो है -4, -5, -6, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है -4, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे, इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, इसकी और प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन और रेंज क्या होगा। तो आप अभी देख रहे थे, जहां तक डोमेन की बात है, मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं। आपने अभी देखा होगा कि मैं इसमें कोई भी तरह के नंबर पुट कर सकता था, पॉइंट में भी पुट कर रहा था, नेगेटिव नंबर भी ले रहा था, ओके, इंटीजर्स भी ले रहा था। तो जो डोमेन है वो तो क्या होगा, वो तो पूरा सेट होगा रियल नंबर का। लेकिन जहां तक रेंज की बात थी, तो अभी आपने जब आंसर देखे होंगे, तो रेंज में जो भी आंसर आ रहे थे वो किस फॉर्म में आ रहे थे? वो इंटीजर्स की ही फॉर्म में आ रहे थे। कोई भी आंसर इसमें आपका डेसिमल में नहीं आ सकता है। तो यहाँ जो रेंज होती है वो होती है सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। तो 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो देखते हैं कौन से वो एलिमेंट हैं। 2 1, 5 1, 8 1, 11 1, 14 1, 17 1। तो यहाँ आप ध्यान से देख रहे हैं कि 2 की इमेज भी 1 है, 5 की भी 1 है, 8 की भी 1 है, 11 की इमेज भी 1 है। सभी एलिमेंट की इमेज क्या है? यहाँ 1 है। तो क्या ये फंक्शन है? आंसर है ये फंक्शन है। डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती, जो कि यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ किसी भी एक एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा नहीं है। तो सभी एलिमेंट की क्योंकि यूनिक इमेज है, इसलिए ये फंक्शन है। तो आंसर हो जाएगा यस। और डोमेन और रेंज क्या होगा, ये तो आप जानते ही हैं। डोमेन में हम कलेक्शन करते हैं फर्स्ट एलिमेंट का, तो हमारे पास आ जाएगा 2, 5, 8, 11, 14, 17। और रेंज में हम कलेक्शन करते हैं सेकंड एलिमेंट का, जो कि है 1। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो यहाँ भी आप देखें, 2 की इमेज 1 है, 4 की 2 है, 6 की 3 है, 8 की 4 है, 10 की इमेज 5 है। तो मुझे केवल यही चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेम एलिमेंट की 2 इमेजेस हैं। तो ऐसा इसमें कहीं भी नहीं था। तो ये भी एक फंक्शन है, और इसका जो डोमेन होगा वो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14। और रेंज में आ जाएंगे सेकंड एलिमेंट, जो कि है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। थर्ड पार्ट है इसका 1 3 1 5 2 5। अब आप यहां देखिए, 1 की इमेज है 3, और दूसरे में क्या कह रहा है? 1 की इमेज है 5। मीन्स सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। अब सेम एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस होते ही ये फंक्शन नहीं रहेगा। अब जब फंक्शन नहीं है तो यहाँ पर हमें इसका डोमेन और रेंज नहीं बताना है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है इस एक्सरसाइज से। फाइंड द डोमेन एंड, इसके फर्स्ट पार्ट में है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स। तो पहले बात करते हैं डोमेन की। देखो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, डोमेन में क्या होता था कि हम क्या वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वो डोमेन डिसाइड करता है, और क्या आंसर निकल कर आएगा वो डिसाइड करता है रेंज। तो यहाँ अगर मैं देखो तो मॉडुलस में मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि यहाँ मैं कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूँ, तो मुझे एफ एक्स चाहिए माइनस का मॉडुलस एक्स। और मैं मॉडुलस एक्स के बारे में क्या जानता हूँ? मैं मॉडुलस एक्स के बारे में जानता हूँ कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है ना। आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि मॉडुलस एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो जो मॉडुलस एक्स होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए माइनस। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसके साइन चेंज करूंगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जब भी आप साइन चेंज करते हैं तो जो इनइक्वालिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं 5 और 4 में कौन लार्ज है, तो आप बता देंगे 5 इज ग्रेटर देन 4। लेकिन अगर मैं इसके साइन चेंज कर दूं और यहाँ भी माइनस कर दूं, यहाँ भी माइनस कर दूं, तो इनइक्विटी क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी। इस कंडीशन में -4 इज ग्रेटर देन -5। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम आते हैं
तो अब हमारे को जब हमें माइनस चाहिए था तो हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया और ऐसा करते ही इनइक्वलिटी हो गई रिवर्स। माइनस एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। और यही क्या था, यही तो था एफ एक्स। एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। इफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो तो इसकी रेंज क्या हो गई, माइनस इंफिनिटी टू जीरो। अब ध्यान दीजिएगा, इंफिनिटी पर तो हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि उसको हम रियल नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं। और जीरो हम यहाँ क्योंकि इक्वल का साइन है इसलिए हम यहाँ कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस तरीके से हम जो मॉडुलस वाले फंक्शंस होते हैं उनकी रेंज को फाइंड आउट करते हैं, डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं एक अलग टाइप, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको जब भी डोमेन और रेंज निकालनी है आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो भी वो क्या होगा, वो रियल नंबर नहीं रहेगा। ओके, तो हमें यही ध्यान रखना है। तो हमने इसमें कंडीशन क्या लगाई डोमेन के लिए कि दिस 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कैसी आए, पॉजिटिव आए या जीरो आ जाए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अब हमने इसके फैक्टर कर लिए, तो हमने इसके फैक्टर किए 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, और यहां से हमने x की वैल्यूज को फाइंड आउट किया, क्रिटिकल पॉइंट इसके फाइंड आउट किए। तो मेरे पास x की दो वैल्यू आई -3 और +3। अब मैं इन दो वैल्यूज को एक नंबर लाइन लूंगा और उस पर पुट कर लूंगा, और पुट करते समय याद रखूंगा कि जो स्मॉलर वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड पर आए और जो लार्जर वैल्यू है वो राइट हैंड पर आए। तो यहाँ मैंने -3 और 3 को इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमने अपनी पूरे रियल लाइन को तीन पार्ट्स में, यानी हम कह सकते हैं कि तीन इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम चेक करेंगे कि हर इंटरवल में कहाँ ये पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। ओके, तो हम 3 से बड़ी कैसे चेक करते हैं, हम यहाँ 3 से बड़ी कोई भी एक सैंपल वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए मैंने 4 ले लिया और 4 को मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो 3 + 4 + 7, 3 - 4 -1 +7 इंटू -1 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। यानी इस इंटरवल में जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ओके, इसी तरीके से जब आप चेक करेंगे, वैसे अगर ऑड पावर है आपके फैक्टर्स पर तो ये अल्टरनेट में चलता है, तो अगली पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव, और उससे अगले में कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब आपको क्योंकि इसका डोमेन बताना था तो यहाँ इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ जो इसका डोमेन है वो क्या हो जाएगा, और डोमेन में आपको क्या चाहिए था, डोमेन में आपको चाहिए था पॉजिटिव वाला पोर्शन या जीरो वाला पोर्शन। तो वो पोर्शन कौन सा है, वो पोर्शन है -3 से +3। तो -3 टू +3। अब हमें डिसाइड करना है इंटरवल कैसा लेना है, हमें क्लोज या ओपन। तो इक्वल का साइन था इसलिए यहाँ पर हम इंटरवल कैसा लेंगे, क्लोज लेंगे। तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा क्लोज्ड -3 टू क्लोज्ड 3। क्लोज इंटरवल में -3 3 आ जाएंगे। अब बात की रेंज की, रेंज के लिए हमें ये पता करना है कि √9 माइनस एक्स स्क्वायर की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। इसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए हम एफ एक्स को वाई के इक्वल पुट करते हैं, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई। और क्योंकि मुझे वाई की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ वाई। तो उसके लिए क्या करा, मैंने स्क्वायर किया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर। हम इनको ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 9 माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब मुझे चेक करना है कि वाई की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो जैसा अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता है, तो क्या होगा, ये 9 माइनस वाई स्क्वायर कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जैसे अभी हमने फैक्टर किए थे इससे हम फैक्टर कर लेंगे, 3 + वाई 3 - वाई, हमारे पास दो आंसर वाई के आ जाएंगे, -3 टू +3। अब हम रियल नंबर लाइन बनाएंगे और वहां डिवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले अब आप एक बात समझ लीजिए जरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज भी रहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे सपोज करिए किसी से मैंने अगर पूछा
कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 की वैल्यू क्या होगी, तो स्टूडेंट बताते हैं कि इसका आंसर आएगा +-5, जो कि रॉन्ग है। इसका आंसर होता है केवल +5। अब आप कहेंगे सर हम तो करते थे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 होती थी तो एक्स होता था +-5। ये सही है, ओके। ये स्क्वायर रूट की वजह से नहीं आया है, ये क्वाड्रेटिक के जो फैक्टर किए हैं आपने उसकी वजह से दो आंसर आ रहे थे आपके। लेकिन स्क्वायर रूट का एक ही आंसर आता है। एक्चुअली स्क्वायर रूट एक फंक्शन होता है। अब अगर ये फंक्शन है तो इसकी दो इमेज नहीं हो सकती, तो अगर आप प्लस माइनस में लेंगे तो आप इसकी दो इमेज बना देंगे। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो कभी भी माइनस में आपको आंसर नहीं देना होता है। इसलिए यहाँ पर जो रियल नंबर लाइन बनेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान से समझ लीजिए। वो नंबर लाइन जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे फ्रॉम जीरो। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे नंबर लाइन को और उसको हम इन पर तोड़ेंगे। तो यहाँ पर नंबर क्या आए थे मेरे पास, -3 और +3। लेकिन -3 तो इस पॉजिटिव वाली लाइन पर होगा नहीं, तो हम केवल कौन सा पार्ट लेंगे इसमें, हम +3 वाला पार्ट लेंगे। और फिर जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड किया था कि किस हिस्से में ये पॉजिटिव होगा किस हिस्से में ये नेगेटिव होगा, ये हम डिसाइड करेंगे। तो हम फिर से 3 से बड़ी कोई वैल्यू लेते हैं। सपोज मैंने 5 ली, यहाँ मैं पुट करता हूँ 3 + 5 +8, 3 - y -2, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस में आ रहा है, ये किस में आएगा, फिर ये प्लस में आएगा। और इस तरीके से यहाँ पर हम इसकी रेंज को अब आसानी से बता सकते हैं। तो इसकी जो रेंज होगी वो पॉजिटिव वाला हिस्सा हमको उठाना था और पॉजिटिव वाला हिस्सा है 0 to 3, और ये भी किसमें होगी, क्लोज ब्रैकेट में होगी, क्योंकि आंसर हम 0 ले सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फंक्शन हमको गिवन है f(x) = 2x - 5 और हमें कुछ वैल्यू निकालनी है f0, f7, f-3। आई थिंक ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें केवल क्या करना है, इसमें x की जगह जो वैल्यूज दी हुई है वो पुट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में जब मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0 - 5 = -5। ओके, और जब मैं 7 पुट करूंगा यहाँ तो 2 × 7 ये हो जाएगा 14 - 5 = 9। और जब मैं -3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 × -3 -6 -5 = -11। ओके, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में हमको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का एक रिलेशन दिया हुआ है और वहां भी हमसे वैल्यू भी पूछी है, T0, T28, T ऑफ -10। तो सेम ही जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। T0 के लिए हम क्या करेंगे, हम 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 0 + 32 32 हो जाएगा। जब मैं 28 पुट करूंगा तो 9 × 28/5 + 32, 9 और 28 का मल्टीप्लाई करेंगे 252 आएगा, और जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 412/5। तो ये तो बहुत ही आसान सी चीज थी। फिर हम -10 पुट करते हैं तो 9 × -10/5, 5 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो -18 + 32 और 14 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसके जो फर्स्ट 3 पार्ट थे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सीधे सीधे हमें वैल्यू पुट करनी थी। फोर्थ पार्ट में हमें इसके क्या दिया हुआ है, हमसे पूछी है द वैल्यू ऑफ c व्हेन tc = 212। तो कुछ नहीं करना, tc क्या था हमारे पास, ये फंक्शन गिवन था, हम इसको पुट कर देंगे इसके इक्वल, और अब इस इक्वेशंस को हम बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 32 को शिफ्ट करते हैं उधर। ओके, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा, 5 जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 जाएगा डिवाइड में, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। ओके, तो सी डिग्री सेल्सियस में जब 100 है तो फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर कितना है, फ़ारेनहाइट में है वो 212। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, और इसमें आपसे केवल रेंज पूछी गई है। इस क्वेश्चन में आपसे डोमेन नहीं पूछी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेंज of fx = 2 - 3x, x belongs to real number and x is greater than equal 0। तो यहां ध्यान देना है इस वाले पॉइंट पर, आपको पहले से ही गिवन है कि x कैसा है, x है ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को, x इज ग्रेटर देन 0। अब x अगर ग्रेटर देन 0 है और मुझे क्या चाहिए, 2 - 3x,
तो मुझे चाहिए -3x। अभी मैंने डिस्कस किया था कि हम जब भी किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्विलिटीज में, तो उसका साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ जैसे ही मैं -3 का मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, द लेफ्ट हैंड साइड बिकम -3x एंड द राइट हैंड साइड बिकम 0 इंटू -3 0। और साइन क्या हो गया, आप देखिए रिवर्स हो गया है। और अब मुझे क्या चाहिए था, 2 और चाहिए था, तो मैंने दोनों तरफ 2 प्लस कर दिया। अब आप ध्यान से देखें तो ये 2 - 3x क्या था, यही तो fx था। fx क्या आ गया, लेस देन इक्वल 2 आ गया। यानी कि आपकी जो रेंज है वो -∞ टू 2 है। और ध्यान दीजिएगा मैंने दोनों साइड ओपन ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि इन्फिनिटी पर तो हमेशा ओपन लगेगा ही लगेगा ब्रैकेट, इन्फिनिटी पर तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। और 2, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, ओपन ब्रैकेट ही आएगा। ओके, अब इसके बात करते हैं इसके अगले पार्ट की। एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो पिछले पार्ट में तो आपको दिया हुआ था कि x इज ग्रेटर देन 0 है, लेकिन यहाँ तो सारे ही रियल नंबर हैं। तो फिर हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैंने देखा अरे यहाँ तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, और किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस कंसेप्ट को हमने यूज किया, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें +2 और चाहिए था, हमने दोनों तरफ 2 प्लस कर लिया। ये क्या चीज आ गई, ये हमारे पास फंक्शन आ गया है एफ एक्स। तो हमारे पास आ गया एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या चाहिए, 2 या उससे बड़ी है। तो फाइनली इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, क्लोज्ड टू ओपन इंफिनिटी। और जो इसका लास्ट पार्ट है वो बहुत ही आसान है, एफ एक्स इज इक्वल एक्स। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन में क्योंकि एफ एक्स इक्वल एक्स है और एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, यानी कोई भी रियल नंबर यहाँ पर आ सकता है, तो इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा रियल नंबर ही होगी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, और उसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल टेस्ट। तब तक के लिए नमस्ते।